आवाज नेट नहीं आ रही पंद्रह है। दिन हेलो। हाँ जी। अब आपका आई। म्यूट हो हाँ गया जी। ना? हाँ, म्यूट हो चुका है, मेरी तरफ से ध्यान नहीं दिया। ठीक है। कल जो हमारी क्लास रही वो क्लास हमारी राशियों से संबंधित रही। राशियां कितने प्रकार की होती हैं और चर राशि कौन सी है, स्थिर राशि कौन सी है, उनके बारे में बताया गया। और कीट राशियां कौन सी हैं, द्विस्वभाव कौन सी हैं, जो राशियों की जो मुख्य मुख्य बातें रही उनके बारे में बताया गया। हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे आज के लिए। नहीं खानी है। कौन सी राशि में कौन सी राशि में कौन सा ग्रह उच्च का होता है, कौन सा ग्रह नीच का होता है। ग्रहों का उच्च और नीच को कैसे देखते हैं? जैसे सूर्य है, सूर्य मेष राशि में उच्च के हैं और तुला राशि में नीच के हैं। सूर्य मेष राशि में उच्च के हैं, तुला में नीच के हैं। इनके जो अपोजिट है, एक याद करने का तरीका है ये, इनके जो अपोजिट है वो शनि है। शनि तुला में उच्च के हैं और मेष में नीच के हैं। मंगल मकर में उच्च के हैं और कर्क में नीच के हैं। तो मंगल के जो अपोजिट है वो गुरु है। गुरु कर्क में उच्च का है और मकर में नीच के हैं। बुध कन्या में उच्च के हैं और मीन में नीच के हैं। शुक्र मीन में उच्च के हैं और कन्या में नीच के हैं। चंद्रमा वृष में उच्च के हैं और वृश्चिक में नीच के हैं। ये इस प्रकार टेबल बनाई गई है राधे राधे कि सर। राधे राधे जी। ये इस प्रकार टेबल बनाई गई है कि आप एक दूसरे को अपोजिट रख के उसको याद करने में आसानी रहे। सूर्य जिस राशि में उच्च के हैं, शनि उस राशि में नीच के हैं। सूर्य और शनि का एक पेड़ हो गया। मंगल और गुरु, इन दोनों का पेड़ हो गया। बुध और शुक्र, चंद्रमा वृष में उच्च के वृश्चिक में नीच के। 7 ग्रह हो गए। और राहु और केतु की हम बाद में बात करेंगे, उनके भिन्न भिन्न अलग अलग है। ये जो ग्रह हैं, 7 ग्रह कौन सी राशि में उच्च के होते हैं, कौन सी राशि में नीच के होते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना, कुंडली में कोई भी ग्रह ना अच्छा होता है ना बुरा होता है। वो डिपेंड करता है परिस्थिति के ऊपर, वो कौन से घर का स्वामी है। कई कह देते हैं कि मेरे तो बहुत सारे ग्रह उच्च के बैठे हैं, बहुत अच्छे हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सारे उच्च के ग्रह अच्छे हैं और नीच के ग्रह बुरे हो, हम ऐसा भी नहीं कह सकते। कुछ घर ऐसे होते हैं जिनके स्वामी यदि नीच के हैं, नीच राशि में हैं, तो वो राजयोग बनाते हैं।
तो राजयोग बनाते हैं। आगे जब हम पढ़ेंगे तो ऐसे ग्रह हैं जो नीच के हैं, नीच राशि में बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ घर ऐसे हैं यदि वो उनके स्वामी हैं तो वो राजयोग बनाते हैं। और कुछ ग्रह उच्च के होते हुए भी जीवन के अंदर संघर्ष लेकर आते हैं, परेशानियां लेकर आते हैं। कुंडली में कोई ग्रह ना अच्छा होता है ना बुरा होता है, वो डिपेंड होता है कि वो कौन से घर का स्वामी है और किसके साथ बैठा हुआ है। अब जो कुंडली में जो घर होते हैं, कुंडली में 12 भाव होते हैं। कुंडली में 12 भाव होते हैं। अब कौन से घर को क्या कहा जाता है? हम बोलते हैं ना कि वो ग्रह केंद्र में बैठा हो या त्रिकोण में बैठा हो। तो सबसे पहले हमें ये जानकारी हो केंद्र के भाव कौन से हैं, त्रिकोण कौन से हैं, त्रिषडाया कौन से हैं, उपच्य भाव कौन से हैं। कुंडली को डिवाइड किया गया है अलग अलग भावों के अनुसार, उनको नाम दिए गए हैं। और वो नाम किस लिए दिए गए हैं? वो नाम उनकी शुभता और अशुभता के लिए दिए गए हैं। वो नाम उनकी शुभता और अशुभता के लिए दिए गए हैं। कुछ घर अच्छे हैं, कुछ घर बुरे हैं, तो उनको कैटेगराइज किया गया है अच्छे और बुरे में, और कमजोर और पावरफुल में। एक जो पहला घर है, पहले घर को लगन बोलते हैं। पहले घर को लगन बोलते हैं। और इसमें चाहे कोई भी राशि आ जाए, इसमें चाहे 4 5 6 7 8 12 राशियों में से कोई भी राशि इसमें आ जाए, ये लगन ही रहेगा, ये पहला घर ही रहेगा। किसी व्यक्ति की कुंडली डेट ऑफ बर्थ और समय और जन्म स्थान के अनुसार अलग अलग हो सकती है। पहले घर में किसी के 4 अंक हो सकता है, किसी के 5 हो सकता है, किसी के 9 हो सकता है, लेकिन घर पहला ही कहलाएगा। इसके अंदर जो अंक हैं, जो राशियां हैं, वो चेंज होती रहेंगी, लेकिन घर कभी चेंज नहीं होंगे। यदि ये फर्स्ट हाउस है तो फर्स्ट हाउस ही रहेगा, सेकंड है तो सेकंड ही रहेगा, थर्ड है थर्ड ही रहेगा, टेंथ है वो टेंथ ही रहेगा। चाहे किसी की भी कुंडली हो, टेंथ हाउस टेंथ ही रहेगा। 1 4 7 और 10, पहला, चौथा, सातवां और 10वां, फर्स्ट, फोर्थ, सेवंथ एवं 10th, इनको केंद्र स्थान कहा जाता है। इनको केंद्र स्थान कहा जाता है। पंचम और नवम, फिफ्थ एवं 9th, इनको त्रिकोण कहा जाता है। 5वें घर को और 9वें घर को त्रिकोण कहा जाता है। 6 8 और 12, 6 8 एवं 12th, इनको त्रिक भाव कहा जाता है। 6 8 और 12 भाव को त्रिक भाव कहा जाता है। 3 6 10 और 11, तीसरा, छठा, 10वां और 11वां जो भाव होता है, इनको उपच्य भाव कहा जाता है। इनको उपच्य भाव कहा जाता है। अब इन घरों का क्या फलादेश होता है, जब हम घरों पे आएंगे तो उनकी डिटेल में बात करेंगे। इनको उपच्य भाव क्यों कहा गया?
पाराशर ऋषि जी ने इनके अलग अलग नाम क्यों दिए गए? कुछ न कुछ उनके पीछे राज तो होगा। किसी को भी हम कुछ नाम नहीं देते, उसके पीछे कोई स्टोरी होती है। तो स्टोरी क्या है, जब हम घरों को पढ़ेंगे डिटेल में उसके बात करेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, उपचय भाव वो भाव होते हैं जो समय के साथ साथ ग्रोथ करते हैं। जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती जाती है तो ये घर ग्रोथ करते रहते हैं। कैसे? यदि किसी के सेकंड हाउस का स्वामी, यदि किसी के सेकंड हाउस का स्वामी, सेकंड हाउस होता है मनी, धन। यदि किसी के सेकंड हाउस का स्वामी, सेकंड में क्या लिखा हुआ है? वृष लिखा हुआ है, यानी कि इनके स्वामी कौन है? शुक्र। यदि शुक्र तीसरे, छठे, 10वें या 11वें भावों में बैठे हो तो समय के साथ साथ जैसे उस व्यक्ति की आयु बढ़ती जाएगी उसका धन भी साथ साथ बढ़ता जाएगा। होता है उपच्य भाव। इन चार घरों में, तीसरे, छठे, 10वें और 11वें घर में जिस भी घर का स्वामी बैठेगा और उस घर के जो गुण है या अवगुण है, जैसे आयु बढ़ती जाएगी तो वो उस घर के गुण और अवगुण बढ़ते जाएंगे। इनको उपच्य भाव कहा जाता है। आगे है त्रिषडाय। त्रिषडाय, त्रि माने तीन, षड माने छह, आय यानी 11वें घर को आय का भाव कहा जाता है। तीसरा, छठा और 11वां जो भाव होता है वो त्रिषडाय भाव होता है। तीसरा, छठा और 11वां, ये त्रिषडाय भाव कहा जाता है। पराशर जी ने सबसे बुरा या बुरे घर जो कहा गया है, किनको कहा गया है? तीसरे, छठे और 11वें घर। वैसे हम जनरली पढ़ते हैं छठा, 8वां और 12वां भाव बुरा होता है, लेकिन पाराशर जी ने तीसरे, छठे और 11वें घर को सबसे बुरा घर कहा गया है। और इन तीनों में से जो हाईएस्ट आता है बुरे घर में वो 11वां घर है। वो 11वां घर है। तो हमने पढ़ा केंद्र भाव 1, 4, 7 और 10, त्रिकोण पंचम और नवम, 5वां और 9वां, त्रिक भाव 6, 8 और 12 है। उपच्य भाव तीसरा, छठा, 10वां और 11वां, ये उपच्य भाव। तीसराय तीसरा, छठा और 11वां, ये त्रिषडाय कहा जाता है। अब ग्रहों के जो प्लैनेट हैं, हर ग्रह का कोई सर जी। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। हाँ जी बोलिए। सर मैं कह रहा था, ये आपने बताया जैसे 3 आयाम में भी आता है, हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। तो ये मतलब हम इसको किस में कंसीडर करेंगे? दोनों में ही करेंगे या एक में करेंगे? जो त्रिषडाय और उपच्य भाव हाँ जी। है ना, 3, 6, 10 और 11, 3, 6 और 11 वो उपच्य भी है और त्रिषडाय भी है। और भी बताया है। ठीक है। जब उनको ठीक हम है। पढ़ेंगे, जब उनकी हम दशा या अंतरदशा पढ़ेंगे, तब उनको अलग से समझ आएगा कैसे इनको यूज किया जाता है। ठीक है। त्रिषडाया और उपच्य भाव को कैसे हम रीड करेंगे अकॉर्डिंग टू दशा या अंतरदशा, तो फिर ये समझ में आएगा इनका डिफरेंस क्या है। ठीक आवश्यक याद करने के लिए है
कि उपपच्चय भाव कौन से होते हैं और त्रिषडाय भाव कौन से होते हैं। ठीक है जी, ठीक है। जब दशा या अंतदशा पढ़ेंगे तब इनका डिफरेंस आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। ठीक है जी। अब है, हर व्यक्ति का कोई ना कोई शत्रु होता है, कोई ना कोई मित्र होता है। उसी प्रकार जो ग्रह, जो प्लैनेट हैं, उनके कुछ मित्र हैं, कुछ शत्रु हैं। एक टेबल है, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। सूर्य के मित्र हैं चंद्र, मंगल और गुरु, और शत्रु हैं शनि, शुक्र और राहु। सम बुध, यानी कि न सूर्य मित्र बुध, न सूर्य न बुध को मित्र मानता है न शत्रु मानता है। चंद्रमा के जो मित्र हैं वो सूर्य और बुध हैं। शत्रु राहु है। सम मंगल, गुरु, शुक्र और शनि। मंगल के जो मित्र हैं वो सूर्य, चंद्रमा और गुरु हैं। शत्रु बुध और राहु, शम, शुक्र और शनि। ये कहाँ काम आएंगे? यानी कि जब मंगल बुध की राशि में बैठेगा तो क्या हुआ? मंगल बुध का शत्रु है, तो यानी कि वो बुध के घर में जाकर बैठ गया। कोई भी व्यक्ति अपने शत्रु के घर में जब बैठता है तो वो अनकंफर्टेबल फील करता है, उसके अंदर एक भय होता है। और कोई व्यक्ति मित्र के घर जाके बैठे तो वो खुश रहेगा, मेंटली अपसेट नहीं होगा, उसके दिमाग के अंदर कोई भय नहीं होगा, अच्छा फील करेगा वो। इसी प्रकार जो ग्रह मित्र की राशि में है अच्छा फील करेंगे, अच्छा रिजल्ट देंगे। जो शत्रु की राशि में है फिर उनको क्या होगी? परेशानी होगी। किसी ग्रह की दशा या अंतर्दशा है और वह अपने मित्र की राशि में बैठे हुए हैं तो अच्छा फील करेगा, अच्छे रिजल्ट आएंगे। शत्रु की राशि में बैठा है तो बुरे रिजल्ट आएंगे, क्योंकि वहां बैठ के वो परेशान हो जाएगा। तो इसीलिए आपने सभी कौन किसका शत्रु है, कौन किसका मित्र है, ये धीरे धीरे जब आगे बढ़ते जाएंगे आपको याद होता जाएगा। एक बार टेबल को आप देख लेना, उसको समझ लेना साथ साथ। अब जो 9 ग्रह होते हैं ना, 9 ग्रहों के अवतार हैं। विष्णु भगवान के जो अवतार हुए हैं वो 9 ग्रहों के रूप में अवतार हुए हैं। जैसे सूर्य है, जो राम अवतार है वो सूर्य का है, क्योंकि भगवान राम सूर्यवंशी है। 2 वंश हुए हैं, चंद्रवंश और सूर्यवंश। तो चंद्रवंशी हैं उनमें कौन आते हैं? भगवान कृष्ण आते हैं। जो सूर्यवंशी हैं उनमें कौन आते हैं? भगवान राम आते हैं। तो जो राम का अवतार हुआ कौन से ग्रह के अंदर माना गया? सूर्य के अंदर। चंद्रमा कृष्ण अवतार। जो मंगल है नरसिंह अवतार, क्योंकि मंगल का रूप क्या होता है? मंगल रूप फाइटिंग का होता है, एग्रेशन का होता है। जो नरसिंह अवतार है वो एग्रेशन के हैं, वो फाइटिंग के अवतार हुए हैं। सर बुद्ध, आवाज ही नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? एक सेकंड, सर हेलो, आवाज नहीं आ रही। एक सेकंड, हेलो। हाँ आ रही है, हम लोगों को तो आ रही है। आ रही है हम आवाज लोगों को तो सभी आ रही को? है जी। हाँ हाँ जी, हमारी हाँ तरफ जी। आ रही है। ये आनंद जी आपकी कुछ है, सभी को आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। सर बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। आवाज सभी को आ रही है, केवल आपको दिक्कत है, और किसी को दिक्कत तो नहीं आवाज में? नहीं नहीं जी। जी नहीं। उनके पास हो सकता है हो सकता है आपका सिग्नल में कोई डाउट, कोई कनेक्शन में
कमी हो कुछ, सिग्नल डाउन हो सकता है, सभी को आवाज ठीक तरीके से जा रही है। तो मंगल जो अवतार हुए, नरसिंह अवतार, ये सभी अवतार भगवान विष्णु के हैं, लेकिन ग्रहों के अनुसार जो उनको जोड़ दिया गया है। बुद्ध, महात्मा बुद्ध, गुरु वामन अवतार, शुक्र परशुराम अवतार, शनि कूर्म अवतार, राहु वराह अवतार, केतु मत्स्य अवतार। केतु मत्स्य अवतार। अब एक प्रकार से, आनंद जी अब आवाज आ रही है आपको? ठीक है, तो ये एक प्रकार से आपकी रेमेडी तैयार हो गई, एक प्रकार से ये आपके उपाय तैयार हो गए। जब भी सूर्य की दशा या अंतर्दशा हो तो आप राम की पूजा कर सकते हैं, आप राम की पूजा कर सकते हैं। या फिर आप कुछ भी कमाई करें, आप जॉब कर रहे हैं, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और सूर्य की दशा या अंतर्दशा है, तो उस समय आप अपनी कमाई का कुछ अंश राम जी के चरणों में चढ़ाइए। क्योंकि देखो, जब कोई बिजनेस करता है ना, तो बिजनेस में कोई ना कोई पार्टनर होता है। बिजनेस में हम पार्टनरशिप करते हैं, तो क्या करते हैं, जो नुकसान होगा वो दोनों का बराबर होगा, जो बेनिफिट होगा वो दोनों का बराबर होगा। तो आप अपने बिजनेस में जो ग्रहों के जो अवतार हैं, जो ग्रहों से जोड़े गए हैं, उनको अपना पार्टनर बना लीजिए। सूर्य की दशा या अंतर्दशा है तो आप राम जी के चरणों में चढ़ाइए दशमांश, या फिर राम जी की पूजा करिए। चंद्रमा की दशा या अंतर्दशा कृष्ण की पूजा कीजिए, कृष्ण के मंत्रों का जाप करिए। मंगल है तो नरसिंह अवतार, बुद्ध है तो बुद्ध भगवान नारायण भी डायरेक्ट आप पूजा कर सकते हैं, क्योंकि बुद्ध के जो स्वामी कौन है, भगवान नारायण। गुरु की दशा है वामन अवतार, गुरु यानी कि बृहस्पति, आप बृहस्पति की पूजा कर सकते हैं। शुक्र परशुराम की पूजा कर सकते हैं। शनि कूर्म अवतार यानी कि भगवान विष्णु। राहु की क्या राहु वराहावतार, केतु मत्स्य अवतार, केतु की है। केतु की दशा या अंतरदशा तो उसके मत्स्य क्या होता है, मछली। केतु क्या होते हैं, केतु हमारे पितृ होते हैं, हमारे जड़ होती है। केतु पितृ है, केतु जड़ है, हमारी संस्कृति है। यदि केतु की दशा या अंतर्दशा तो उस समय आप अपनी संस्कृति से, अपनी जड़ों से जुड़े रहिए। मत्स्य यानी कि मछलियों को दाना डालिए। मत्स्य अवतार किनका है, भगवान विष्णु का है। मत्स्य यानी कि मछली। राहु क्या है, राहु एक प्रलोभन, एक भ्रम है, एक दिखावा है। राहु ऑब्जर्वेशन है, राहु एक ऑब्जर्वेशन है। और केतु क्या है, जड़ों से को संभाले हुए, वहां जुड़ा हुआ। कुछ लोग चाहे कहीं पर चले जाएं, कितने बड़े मेट्रो सिटी में चले जाएं, लेकिन अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ते। जो पूजा पाठ है, जो अपने पितृ हैं, उनको नहीं छोड़ते, और उनकी और तरक्की होती जाती है।
लेकिन कुछ लोग थोड़ा सी प्रगति होने पर, सफलता मिलने पर अपनी जड़ों को भूल जाते हैं, जो बाद में वापस आकर वहीं गिर जाते हैं। तो आप इन ग्रहों की जो दशा या अंतर्दशा, तो इस प्रकार आप इनके उपाय भी कर सकते हैं। आप इनके उपाय कर सकते हैं। आगे हम घरों के बारे में बात करेंगे। हम कौन से घर से क्या देखते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमें ये जानकारी हो कि हम कौन से घर से क्या देखते हैं। कोई व्यक्ति आपके पास आता है और प्रश्न करता है कि मुझे प्लॉट, मकान कब मिलेगा, लेकिन हमें यही मालूम नहीं कि हम मकान, प्लॉट, वाहन कहाँ से देखते हैं, कौन से घर से देखते हैं, तो हम कहाँ उसको बता पाएंगे। यदि कोई हमसे पूछता है कि शादी कब होगी या वैवाहिक जीवन कैसा होगा, इससे पहले हमें ये जानकारी हो कि शादी कहाँ से देखते हैं, वैवाहिक जीवन कहाँ से देखते हैं, संतान कब होगी, संतान बीमार है, पेट में प्रॉब्लम है, कोई प्रश्न ऐसा आता है, तो उससे पहले हमें पता हो कि हम संतान कौन से घर से देखते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि कौन से घर से क्या देखा जाता है, कौन से घर के, किस घर के कौन कौन से एट्रीब्यूट हैं। आनंद जी, आवाज आ रही है? ठीक है। तो ये प्रथम भाव है, जो प्रथम भाव है, पहले घर से स्वभाव देखा जाता है, हेल्थ, व्यक्ति का चरित्र, मान सम्मान, रंग रूप, सौभाग्य, जीवन में वो कितना ऊपर जाएगा, कितना तरक्की करेगा। आप फर्स्ट हाउस से क्या देख सकते हैं? व्यक्ति का चरित्र कैसा होगा, उसका मान सम्मान कैसा होगा, रंग रूप, सौभाग्य, उसका स्वभाव कैसा होगा। और पहले घर पर जिन ग्रहों का प्रभाव होता है, पहले घर पर जिन प्लैनेट का प्रभाव होता है, व्यक्ति के ऊपर उन्हीं घरों से संबंधित उसके ऊपर जीवन में प्रभाव रहता है, उसका स्वभाव ऐसा होता है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट हाउस में गुरु बैठे हैं। फर्स्ट हाउस में क्या है? गुरु बैठे हैं। गुरु कहाँ के स्वामी हैं? गुरु कौन से घर के स्वामी हैं? नाइन्थ हाउस, 9वें घर के और 12वें घर के साथ। 12वें घर के। ठीक है। इससे पहले थोड़ा आपको बताता हूं एक बार। पहले घर से व्यक्ति स्वयं होता है, सेकंड हाउस परिवार होता है। सेकंड हाउस, जब बच्चे का जन्म होता है तो उसको एक परिवार मिलता है। सेकंड हाउस, जब बच्चे का जन्म होता है तो उसको एक परिवार मिलता है, तो सेकंड हाउस परिवार का होता है। थर्ड हाउस छोटे भाई बहन। थर्ड हाउस छोटे भाई बहन।
फोर्थ हाउस माता का होता है, चौथे घर से माता को देखा जाता है। पांचवा घर संतान का होता है, पांचवा घर संतान का होता है। छठा घर नौकरी का होता है, सर्विस का होता है, सेवा का होता है। वो सेवा प्राइवेट भी हो सकती है, गवर्नमेंट भी हो सकती है, सर्विस का होता है। सेवंथ हाउस शादी का होता है, दाम्पत्य जीवन का होता है। आगे डिटेल में बात करेंगे इनकी, और बहुत सारे चीजें देखी जाती है, हम नॉर्मली थोड़ा इसको बता रहे हैं इसके बारे में। एट्थ हाउस, एट्थ हाउस परेशानियों का होता है, आयु का होता है। नाइन्थ हाउस पिता का होता है, नाइन्थ हाउस से पिता को देखा जाता है। टेंथ हाउस गवर्नमेंट का होता है। इलेवेंथ हाउस लाभ इच्छाओं की पूर्ति का होता है, और बड़े भाई बहन का होता है। थर्ड हाउस से छोटे भाई बहन देखे जाते हैं, और बड़े भाई बहन 11वें घर से देखे जाते हैं। ट्वेल्थ हाउस से खर्चे, हॉस्पिटल या विदेश यात्रा। तो हम अब बात करेंगे, एक एक घर को डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे ग्रह कुछ अशुभ होते हैं, कुछ शुभ होते हैं। शुभ ग्रह कौन कौन से होते हैं? शुभ ग्रह शुक्र, शुभ ग्रह शुक्र, चंद्र, गुरु और बुध। गुरु, शुक्र, चंद्रमा और बुध, ये क्या होते हैं? शुभ ग्रह होते हैं। मंगल, मंगल, शनि, राहु, केतु। मंगल, शनि, राहु, केतु, ये क्या होते हैं? अशुभ ग्रह होते हैं। सूर्य को क्रूर ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है, सूर्य को क्रूर ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि सूर्य कभी अशुभ नहीं हो सकता। सूर्य से क्या देखते हैं? सूर्य से पिता देखते हैं। सूर्य क्या है? पिता है, सूर्य आत्मा है। पिता क्रूर हो सकता है, अपनी संतान को सही रास्ते पर लाने के लिए, समझाने के लिए क्रूर हो सकता है, लेकिन अशुभ नहीं हो सकता। सूर्य राजा भी होता है। राजा अपनी प्रजा को, अपने शासन को चलाने के लिए कुछ समय के लिए क्रूर होना पड़ता है, ताकि शासन और प्रजा सही तरीके से चले, लेकिन उनका बुरा नहीं सोचेगा अपने प्रजा और शासन। तो सूर्य से हम पिता को देखते हैं, और चंद्रमा से माता को। चंद्रमा से माता, सूर्य से पिता, मंगल से छोटे भाई बहन, मंगल से छोटे भाई बहन, बुध बुआ बहन बेटी, बुध से बुआ बहन बेटी।
गुरु पुत्र, शनि चाचा या ताया या नौकर चाकर। चाचा, ताया और नौकर। शनि से चाचा, ताया और नौकर। राहु से दादाजी। और केतु से नाना जी। शुक्र पत्नी। शुक्र पत्नी। जैसे इस कुंडली में देखिए आप और थोड़ा समझिए। कुंडली में पहले घर में गुरु बैठे हैं, यानी कि फर्स्ट हाउस कौन होता है? फर्स्ट हाउस होता है वो व्यक्ति जिसकी कुंडली होती है। लगन कौन होता है? जिस व्यक्ति की कुंडली होती है वह स्वयं होता है फर्स्ट हाउस। और इनमें गुरु बैठे हुए, गुरु क्या है? शुभ ग्रह। और कहाँ के स्वामी है? 9वें घर के स्वामी है। 9वां घर कौन होता है? पिता का होता है। यानी कि इस व्यक्ति पर, इस व्यक्ति के जीवन पर पिता का प्रभाव होगा। प्रभाव होगा क्योंकि 9वें घर का स्वामी पहले घर में चला गया, फर्स्ट हाउस में बैठ गया, तो इस व्यक्ति के जीवन में पिता का प्रभाव होगा, लेकिन अच्छा प्रभाव होगा क्योंकि गुरु शुभ ग्रह है। यदि इसकी जगह कोई शनि, मंगल, राहु या केतु होता तो उस व्यक्ति के जीवन में पिता का प्रभाव बुरा होता। बुरा कैसे? जैसे पिताजी कहते हैं कुछ भी अपने बेटे को, वो कुछ भी काम करता है, ये काम मत करो, ये काम ठीक नहीं है, तो कुछ पुत्र अपने पिता की सलाह को अपने लिए अच्छा मानते हैं। पिता जो कह रहा है वो मेरे लिए अच्छा ही कह रहा है, वो क्या है? वो शुभ प्रभाव है। लेकिन कुछ लोग अपने पिता की जो सलाह है या गाइडेंस है उसको अच्छा नहीं मानते, मेरे को बार बार टोकता है, क्यों छेड़ता है, मेरी जिंदगी है, मेरी लाइफ है, तो क्या वो बुरा प्रभाव है जीवन पर पिता के द्वारा। तो ये शुभ और अशुभ का प्रभाव होता है। शुभ ग्रह जीवन के अंदर शुभता लेकर आते हैं, अशुभ ग्रह जीवन में संघर्ष लेकर आते हैं। और सर यहाँ पे अगर तो सूर्य हो तो? अगर यहाँ पर सूर्य है कुंडली के अनुसार, अगर इस कुंडली के अनुसार देखें, सूर्य चौथे घर का स्वामी है। सूर्य चौथे, क्योंकि सूर्य की राशि कौन सी है? सूर्य की सिंह राशि है, पंचम राशि होती है। चौथे घर के स्वामी फर्स्ट हाउस में चले गए तो माता का ज्यादा प्रभाव रहेगा जीवन पर। लेकिन सूर्य पिता भी है। ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे अगर तो धनु लगन हो और यहाँ पे धनु लगन हो, धनु लगन होगा तो सूर्य कहाँ के स्वामी होंगे? धनु 9, नवम भाव 10, के। नवम भाव की। नवम भाव नवम भाव होंगे, के। ठीक है ना? हाँ। तो नवम भाव के स्वामी हैं और फर्स्ट हाउस में बैठ गए, यानी कि पिता का प्रभाव रहेगा। उसको हम अशुभ नहीं कहेंगे, लेकिन पिता का प्रभाव कैसा रहेगा? एक राजा की तरह रहेगा, क्योंकि सूर्य राजा भी है। जैसे कि राजा अपनी प्रजा के ऊपर प्रभाव रखता है कि जैसे वही हर चीज मेरे अनुसार चले, प्रजा मेरी बात सुने, तो पिता का स्वभाव कैसा होगा कि जो मेरी संतान है वो मेरे अनुसार चले, जैसा मैं चाहता हूं ऐसा वो कार्य करे। कुछ माता पिता क्या कहते हैं, वो बच्चे को अपने अनुसार ही आगे बढ़ाना चाहते हैं। डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, जो वो चाहते हैं वे हमारी संतान ऐसी ही बने, जैसा पिता चाहता है वैसा संतान करे,
ऐसा स्वभाव उसका हो जाता है। सूर्य सूर्य राजा का भी कारक है, और यदि नौ नौवें घर का स्वामी लगन में बैठ जाता है तो पिता का प्रभाव होगा उसके ऊपर। साथ में लगन में सूर्य बैठने से क्या होता है, ऐसा व्यक्ति स्वावलंबी होता है, आत्म सम्मान होता है, और अपने आप को एक राजा की तरह, एक स्वाभिमान की तरह जीने की ओर सोचता है। क्योंकि सूर्य का प्रभाव लगन पर आएगा, तो सूर्य के प्रभाव है जो लगन पर उसमें मिल जाएंगे। ये आगे बात करेंगे पूरे इसके। लगन क्या है, लगन व्यक्ति स्वयं है, और जैसे जैसे ग्रहों का उनके ऊपर प्रभाव होगा तो व्यक्ति का स्वभाव भी ऐसा होता जाएगा। जिनका सूर्य फर्स्ट हाउस में है, आप देखना ऐसे व्यक्ति स्वाभिमानी होते हैं, वो एक राजा की तरह जीना चाहते हैं। चाहे गरीब हो, पैसे नहीं हो, लेकिन उनका खान पान, उनका रहने का जो तरीका, वो उनकी दिमाग के अंदर उनके ऐसे रहेगा एक राजा की तरह। बहुत सारे लोग हैं, पैसा होते हुए भी वो जीवन ऐसा जी नहीं सकते जो उनको जीना चाहिए, वो कंजूसी के कारण या उनके स्वभाव के कारण। कुछ लोग ऐसे हैं, पैसे की कमी होते हुए भी अच्छे तरीके से जीते हैं। तो ग्रहों का प्रभाव होता है लगन के ऊपर। सेकंड हाउस, कुंडली के सेकंड हाउस से क्या देखा जाता है, धन, परिवार, दृष्टि, चेहरा, वाणी। व्यक्ति की वाणी कैसी होगी, मधुर वाणी होगी, कर्कश वाणी होगी, या स्पष्ट बोलने वाली वाणी होगी, या कोई चतुराई वाली वाणी होगी, कैसी वाणी बोलेगा। कुछ लोग देखते हैं हम, इतना मीठा बोलते हैं, इतना मीठा बोलते हैं कि उनके ऊपर शक होता है कहीं ये कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे। कुछ लोग स्पष्ट बोलते हैं, वो ये नहीं सोचते अगले सामने वाला उसके बारे में क्या सोचेगा। तो जो सेकंड हाउस में जैसे जैसे ग्रह बैठेंगे, ग्रहों के जो एट्रीब्यूट हैं, जब वो ग्रहों को पढ़ेंगे, जब प्लैनेट को पढ़ेंगे, उसके बारे में बताएंगे कि ये प्लैनेट की विशेषता क्या है और उसमें अवगुण क्या है। पहले हम सीरियल वाइज घरों को रीड करेंगे, कौन से घर से क्या देखा जाता है। सेकंड हाउस वाणी का होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट का होता है। संस्कार, जो संस्कार हमें जीवन में मिले, जो संस्कार हमें अपने परिवार से मिले हैं, वो संस्कार सेकंड हाउस होता है। एक्सचेंज ऑफ मनी, डॉलर को रुपए में, रुपए को डॉलर में जो कन्वर्ट करते, एक्सचेंज करते हैं, वो सेकंड हाउस। आप कैसा खाना खाते हैं, आपके खाने की रुचि क्या है, आपको कौन सा खाना पसंद है, वो सेकंड हाउस से देखा जाता है। पुरुष की कुंडली में ये दाई आंख है, यानी कि राइट आई, और स्त्री कुंडली में लेफ्ट आई है। थर्ड हाउस, कुंडली के थर्ड हाउस से धैर्य, हिम्मत, संभावना, छोटी छोटी यात्राएं, छोटी छोटी यात्राएं, मानसिक स्थिति, पड़ोसी। आपके जो पड़ोसी हैं वो थर्ड हाउस से देखे जाते हैं। अखबार है, पत्रिकाएं हैं, प्रकाशन है, पत्राचार है, नर्वस सिस्टम। हमारे शरीर का जो नसें होती हैं, जो इसमें नसें हैं, जो नर्वस सिस्टम है, वो थर्ड हाउस से देखते हैं। किसी को गले की दिक्कत है, किसी को थायराइड है, तो क्या है, थर्ड हाउस की दिक्कत है। जो भी आपका मल्टीमीडिया है, चाहे फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, जीमेल है,
गूगल है, वो सब आपका थर्ड हाउस से होता है, वो कुंडली के थर्ड हाउस से देखा जाता है। छोटे भाई बहन, हाथ, कंधा, कॉलर की हड्डी, हस्ताक्षर, जो हम सिग्नेचर करते हैं, वो थर्ड हाउस होता है। किसी व्यक्ति की राइटिंग कैसी होगी, किसी व्यक्ति की राइटिंग कैसी होगी, वो थर्ड हाउस में बैठे हुए ग्रह बताते हैं। किसी व्यक्ति का पड़ोसी कैसा होगा, पड़ोस में क्या होगा, वो थर्ड हाउस बताता है। जो चुगलखोर होते हैं, जो अफवाहें फैलाते हैं, वो थर्ड हाउस होता है। लेटर बॉक्स है, बैलगाड़ी है, वो सब थर्ड हाउस से देखा जाता है। कोई एजेंसी है, फ्रेंचाइजी है, किसी भी एजेंसी, फ्रेंचाइजी या कोई भी कमीशन का कार्य, कोई भी एजेंट का कार्य, कमीशन एजेंट का कार्य, वो थर्ड हाउस होता है। थर्ड हाउस से एजेंट, कमीशन के कार्य देखे जाते हैं। अब इसमें कुछ उपाय हैं। तीसरा घर में जो थर्ड हाउस है, इनमें से कोई भी ग्रह बैठे हों, उनकी जो दशा या अंतर्दशा आती है, कुंडली में कोई भी ग्रह कहीं पर ही बैठा है, चाहे वो अच्छी जगह बैठा है चाहे बुरी जगह बैठा है, उसके रिजल्ट कब आएंगे, जब उस ग्रह की दशा या अंतर्दशा आएगी। कोई भी ग्रह चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, अपने समय से पहले वो कोई फल नहीं देगा। जब उनका समय आएगा, दशा या अंतर्दशा आएगी, तभी उनके रिजल्ट मिलेंगे। यदि किसी व्यक्ति के थर्ड हाउस में सूर्य है और नाइन्थ हाउस खाली है, नाइन्थ हाउस में कोई ग्रह नहीं बैठा, जैसे ये थर्ड हाउस है, यहाँ सूर्य बैठा है और 9वें घर में कोई भी ग्रह नहीं बैठा, ये खाली है। थर्ड हाउस में सूर्य हो सकता है, चंद्रमा, मंगल, शनि, राहु, केतु, कोई भी ग्रह बैठा हो, इनमें से एक बैठा हो या दो बैठा हो। जब किसी भी ग्रह की दशा या अंतर्दशा आएगी और उस और नाइन्थ हाउस खाली हो, तो उस समय हम क्या उपाय कर सकते हैं, क्योंकि थर्ड हाउस में बैठा हुआ ग्रह नाइन्थ हाउस के ऊपर 7वीं दृष्टि डालेगा, और नाइन्थ हाउस हमारे भाग्य का होता है। नाइन्थ हाउस पिता का होता है और नाइन्थ हाउस भाग्य का होता है। थर्ड हाउस में कोई ग्रह बैठा है, नाइन्थ हाउस खाली है, उस समय आप अपने भाग्य को कैसे जागृत करें, अपने भाग्य को कैसे जगाएं, अपने भाग्य को कैसे एक्टिवेट करें। सूर्य थर्ड हाउस में है और सूर्य की दशा या अंतर्दशा है, उस समय जब तक अंतर्दशा या दशा है, तब तक घर से जब बाहर निकले, सूर्य को जल देकर निकले, तो इससे आपका 9वां घर एक्टिव हो जाएगा, आपका भाग्य जागृत हो जाएगा। उससे क्या होगा, 9वां घर एक्टिव होगा और आपका भाग्य जागृत हो जाएगा। चंद्रमा थर्ड हाउस में है, चंद्रमा की दशा या अंतर्दशा है, तो उस समय आपने क्या करना है, सुबह जब घर से निकले किसी भी काम के लिए, एक पानी का गिलास पीकर जाएं, एक पानी का गिलास पीकर जाएं।
यदि मंगल है तो दीपक जलाकर निकले। घर में जब आप घर से बाहर जा रहे हैं किसी काम के लिए तो घर में दीपक लगा के फिर निकले। बुध है, ओम विष्णुवे नमः। बुध है, ओम विष्णुवे नमः, ये मंत्र बोलकर घर से बाहर निकले। गुरु है, ओम नमः शिवाय, या कुछ मीठा खाकर निकले। गुरु क्या है? मीठा है। अच्छा, एक बात बताइए आप, पहले बुजुर्ग बोलते थे जब भी घर से बाहर निकलो दही पीकर निकलो, दूध पीकर नहीं निकलना, ऐसे बोलते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। जब भी आप घर से बाहर जाएं दूध पीकर ना निकले, अगर निकला दही पीकर जाएं। तो इसका क्या लॉजिक रहा होगा कि वो कह रहे दूध पीकर नहीं जाना? दूध क्या होता है? चंद्रमा होता है। दूध चंद्रमा होता है, और चंद्रमा हमारा मन होता है। चंद्रमा से क्या देखते हैं? जो मानसिक स्थिति है, जो मन है, वो चंद्रमा है। जब आप दूध पीकर घर से बाहर निकलेंगे तो घर से बाहर जब जाते हैं तो बाहर गलियों में चौराहे मिलते हैं, जो चार रास्ते निकलते हैं चारों तरफ से। और ज्योतिष में चौराहे को राहु कहा गया है। ज्योतिष में चौराहे को राहु कहा गया है। राहु चंद्रमा का शत्रु है। राहु चंद्रमा का शत्रु है। जब भी आप दूध पीकर घर से बाहर निकलते हैं, रास्ते में कोई चौराहा आता है, तो दूध क्या हुआ? चंद्रमा हो गया, यानी आपने चंद्रमा को पी लिया। और जैसे ही आप चौराहे से निकले चंद्रमा ने राहु को पकड़ लिया। तो उसे होता है मानसिक स्थिति खराब हो सकती है, मन बेचैन हो सकता है। इसीलिए उस समय कहा जाता है कि आप जब घर से बाहर निकले दूध पीकर ना निकले। दही क्यों? दही शुक्र होता है, और शुक्र और राहु मित्र होते हैं, क्योंकि शुक्र भी दैत्यों को देवता है और राहु दैत्य है, तो वो उसको परेशान नहीं करेंगे। जो ये बहुत पहले कई भी बातें हैं, उस समय ऐसी स्थिति रही होगी। अगर शुक्र की दशा या अंतरदशा है और उस समय आप घर से बाहर निकलते हैं तो दही खाकर निकलें। शनि की दशा या अंतरदशा है, थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं, नाइन्थ हाउस खाली है, तो जब घर से बाहर निकले अगरबत्ती जलाकर निकले। घर में अगरबत्ती लगाई फिर अपने घर से बाहर निकलना किसी भी काम के लिए। राहु है, जो उपाय शनि के हैं वही उपाय राहु के हैं। जो उपाय मंगल के हैं वही उपाय केतु के हैं। और राहु और शनि केजुवत कुजवत मंगल, कुज कहा जाता है मंगल को। जो उपाय शनि के होंगे वही राहु के। यानी कि शनि की दशा या अंतरदशा में आप अगरबत्ती जलाकर बाहर निकलें, ऐसे राहु की दशा या अंतरदशा। कुछ और है। थर्ड हाउस में शुभ ग्रह कौन से? शुक्र, चंद्र, गुरु। यदि थर्ड हाउस में शुक्र बैठे हुए हैं और शुक्र की अंतरदशा है तो उस समय आप अपने
दाएं हाथ की कलाई पर रेशम का धागा बांधे। दाएं हाथ की कलाई पर रेशम का धागा बांधे। गुरु है पीला धागा। चंद्रमा है सिल्वर, चांदी का कोई धागा, चांदी जो कलर होता है ऐसा। बुध है तो हरा। तो हम थर्ड हाउस से वो चीजें देखते हैं। अगर ऐसी कोई दशा या अंतरदशा आती है थर्ड हाउस में बैठे हुए ग्रह की, तो आप ये उपाय कर सकते हैं जो आपके भाग्य को जागृत करेंगे। एक को कर लेते हैं लास्ट, चतुर्थ भाव। चौथे घर से क्या देखते हैं? मन की शांति, घरेलू वातावरण, पाताल, माता, गृह सुख। घर का जो सुख है, घर में जो कलेश है, घर की जो शांति है, वो फोर्थ हाउस से देखी जाती है। खेत की जमीन है, वाहन है, मकान है, प्लॉट है, कुआं, तालाब, चौपाया। कुआं, तालाब, चौपाया। चौपाया यानी कि चार पांव वाले जानवर। पालतू पशु और सिंहासन। एक राजा का सिंहासन फोर्थ हाउस होता है। जो जनता है, जनता भी फोर्थ हाउस से देखी जाती है। तो आज हमने चार हाउस की, कौन से हाउस से क्या देखा जाता है और कौन से घर से रिलेशन या रिलेटिव देखे जाते हैं, कौन से ग्रह कौन सी राशि में उच्च के और नीच के होते हैं, ये हो गया। ग्रहों के शत्रु और मित्र हो गए, ग्रहों के अनुसार अवतार हो गए। आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है सुनील जी। ठीक है सर। हाँ जी सुनील जी। हाँ ठीक है। सर ठीक। बस एक बात पूछनी थी कि अगर थर्ड में कोई ग्रह ना हो लेकिन नाइन्थ में कोई ग्रह हो तो क्या उसके हिसाब से कर सकते हैं क्या फिर नाइन्थ हाउस को एक्टिव करने के लिए? जब नाइन्थ हाउस में कोई ग्रह हो तो जब नाइन्थ हाउस की दशा या अंतरदशा आएगी हाँ 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 हाँ। तब कर सकते हैं। अच्छा ठीक और है। सर जब थर्ड और नाइन्थ हाउस किसी में भी कोई ग्रह ना हो तो? जब थर्ड हाउस और नाइन्थ थर्ड हाउस और में कोई ग्रह नहीं है, फिर हम देखेंगे कि नाइन्थ हम्म, हाउस पर कौन से ग्रह की दृष्टि है। वो दृष्टियां आगे पढ़ेंगे, दृष्टियां कैसे देखते हैं। जब ग्रहों के बारे में बात करेंगे, कौन से ग्रह से क्या देखते हैं और कौन सा ग्रह किस घर के अंदर बैठकर क्या रिजल्ट देता है और कौन कौन से ग्रह की कौन कौन सी दृष्टियां होती है। नाइन्थ यानी कि 9 प्लैनेट हैं, सभी की सातवीं दृष्टि सभी की होती है। सातवीं दृष्टि सभी की होती है, यानी कि वो अपने से सातवें घर को सभी ग्रह देखते हैं। जहां ग्रह जिस घर में बैठा है उससे सातवां जो घर है सभी देखते हैं। और गिनती कहाँ शुरू होगी? जहां ग्रह बैठा है उस गिनती वहीं से शुरू होगी। जैसे
इसलिए शनि यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो जहां ग्रह बैठता है गिनती वहीं से शुरू होती है, एक यहीं से गिना जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। यानी कि शनि अपने 7वें घर को दृष्टि से देखता है। कोई भी ग्रह, 9 प्लेनेट हैं, 9 ग्रह अपने से 7वें घर को दृष्टि देते ही देते हैं। वो देखते ही देखते अपने सामने बैठे हुए ग्रह को, अपने सामने बैठे हुए घर को। फिर कुछ ग्रहों की दृष्टियां, विशेष दृष्टियां दी गई है पराशर जी ने, उनके आगे हम बात करेंगे। किसी की 5 7 9 है, किसी की 3 7 10 है, ठीक है जी। किसी की 4 7 8 है, जैसे मंगल की है। अब 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों की सबकी 7वीं दृष्टि सभी की है, लेकिन दो दो दृष्टियां, कुछ स्पेशल दृष्टियां दी गई है कुछ ग्रहों को। मंगल को 4थी और 8वीं दृष्टि। मंगल जहां बैठा है वहां से 4थे घर को और 8वें घर को देखता है, 7वें को देखता है। शनि जहां बैठा है वहां से 3रे घर को, 7वें को और 10वें घर को देखता है। गुरु जहां बैठा है वहां से 5वें 7वें और 9वें घर को देखता है। राहु और केतु 5वें 7वें और 9वें को देखते हैं। ये आपको लिखवाऊंगा मैं जब नेक्स्ट क्लास में सब कैसे उनको देखा जाता है, ठीक है जी। ये जो 2 क्लास में करवाया गया आपको, वो सब नोट्स बनाने हैं, उनको याद करना है, देखना है। नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो हमारे ये हमें याद हो जो हमें करवाया गया है। जिसको याद होगा वही आगे क्वेश्चन पूछ सकता है। किसी ने पढ़ा है वो प्रश्न वही पूछेगा कि उसमें और क्या क्या हो सकता है। आप उसको साथ साथ पढ़ेंगे तो आपको सीखने में आसानी होगी। क्लास आगे चलती गई, आप पढ़ोगे नहीं, फिर थोड़ा आपके लिए मुश्किल रहेगा, क्योंकि सिलेबस होता रहेगा। अगर साथ साथ पढ़ते रहेंगे तो बड़ा आसान है, और हम उतना ही करवाएंगे जितना हम कर सकते हैं। मेरे को बस एक बात ही पूछनी थी कि जैसे आप उच्चक और नीच का बता रहे थे, तो हाँ जी, सूर्य का 10 डिग्री आपने बताया, हाँ शनि जी, का जो हमने पढ़ा है वो 20 डिग्री बताते हैं। मैंने तो उसको रटने की भी कोशिश की थी कि 10 3 28, 15 5 27 और 20, यानी कि 10 डिग्री सूर्य का, 3 डिग्री चंद्रमा का, 15 जो 28 डिग्री मंगल का, फिर 15 डिग्री जो हो गया बुध का। इस तरह से मैंने रट भी लिया था। तो उसमें ठीक है, शनि जो है वो 20 डिग्री पे वो उच्च का या नीच का होता है। हाँ जी। आपके इसमें शनि जो था वो 10 डिग्री लिखा हुआ था। अच्छा, हो सकता है कहीं ना कहीं, देख लेते हैं अगर कुछ ऐसा है तो। क्योंकि हम आपके ऊपर नहीं, मेरे को अपने ऊपर डाउट होने लगता है मैंने गलत तो नहीं सीखा। नहीं नहीं नहीं, आपकी बात को तो हम बिल्कुल पत्थर की लकीर मान के चलते हैं जी। कई बार हो सकता है, कई जी, बार गलती में लिखा जाता है, ऐसी बात नहीं। जहां आपको लगे डाउट बता लेने से कोई बात नहीं, जरूरी नहीं कि सारी मैंने चीजें इसीलिए पूछ लिया, मैंने कहा क्लास हाँ, खत्म होने के बाद पूछूंगा मैं। नहीं नहीं, ठीक है। कई बार क्या होता है कि लिखते लिखते फ्लो फ्लो में कुछ लिखा जाता है, जी 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 जी। ठीक है। पर कुछ ऐसा मैं बता दूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अच्छा, आप ये भी बताओगे कि लॉजिक क्या है इसके पीछे कि यहाँ इस राशि में क्यों ये उच्च का है या इसका नीच का है? क्योंकि ये तो मिल जाता है किताबों में कि ये उच्च का है नीच का है, पर क्यों उस राशि में जाके वो उच्च या नीच का होता है? इसका कहीं पे कुछ लॉजिक जो होते हैं फलित करने के या इन सब के, इसका कहीं कोई किताब या कहीं कुछ है क्या? देखो, फलित के लिए बहुत सारी किताबें हैं, ठीक है ना, लेकिन फलित आएगा स्वयं के अनुभव से, स्वयं के प्रैक्टिकल से। किताबों में लिखी हुई हर चीज वो उस समय लिखी गई है, किन परिस्थितियों में लिखी गई है, लेकिन ये कह सकते हैं कि किताबें हमारा सहयोग करती हैं। जी किताबें हमें आगे बढ़ने के लिए सहयोग करती हैं, लेकिन फिर भी हमें कुछ चीज अपने तरीके से देखनी होती है जो हमारे अनुभव में आती है। जी जी हम देखते हैं भाई किसी का ग्रह यहाँ बैठा हो, तो हमने देखा कि 8 10 या 12 कुंडलियों में देखा भाई इस ग्रह के यहाँ बैठने से इसके वैवाहिक जीवन में समस्या आती है, तो एक प्रकार जी सूत्र बन जाता है वो।
फिर बिल्कुल बिल्कुल। आगे किसी के ऐसी समस्या है तो आप उसको लगा के देखिए, आप वो ग्रह ऐसे बैठा हुआ है तो कन्फर्म हो गया भाई ऐसा हो जाता है। नहीं, आपका एक संतान भाव का वीडियो बहुत अच्छा लगा है मेरे को, जिसमें आपने बताया कि अगर अंतरदशा नवमेश पंचमेश की इनमें बैठे ग्रहों की होगी या लग्नेश की होगी, और शनि और गुरु जो है, अगर उनको उन्हीं राशियों में बैठा दिया जाए जो आपके बच्चों की राशि में है, तो वो नवम और पंचम से बिल्कुल संबंध भी बनाएंगे। बड़ा अच्छा आपने मतलब वो समझाया एक वीडियो मेरे को। उसको बोलते हैं तो डबल ट्रांजिट। हाँ, तो उसमें क्या हुआ कि मेरे ना जैसे बच्चे हैं, पुत्री और पुत्र, तो मैंने अपने में लगा के देखा तो पुत्री का मिल गया, पुत्र का बिल्कुल नहीं मिल रहा। लेकिन पत्नी का लगा के देखा तो पुत्र का मिल गया। तो मैंने कहा भाई ये क्या चक्कर है। पुत्र का मिलेगा, पुत्र का मिलेगा वो जिस नहीं मिल समय। पा रहा था, क्योंकि पुत्र के केस में मैंने लगा के देखा तो नहीं मिल रहा था। अच्छा अच्छा। अ, हाँ, लेकिन पुत्री का झटके से एकदम मिल गया, खट्ट दरी से। आप एक काम करिए। क्योंकि आपके वीडियो मैंने चार्ट डाले हैं बिल्कुल। डेट ऑफ बर्थ पता क्या आपकी? मुझे मेरी है बताइए। 8 जुलाई 1963। एक सेकंड। सात बज के 20 मिनट शाम को। जन्म स्थान कहाँ लखनऊ, पर? लखनऊ लखनऊ। के एच। LUCK। हाँ, LUCKNOW। LUCK आएगा। LUCKNO। NOW, हाँ जी। लड़के की क्या है डेट ऑफ बर्थ? और बेटे की है 11/4/97। 4 अप्रैल 11/4/97। 97। समय क्या है जी? समय है 9:46 सुबह का। जन्म दिल्ली है। स्थान? दिल्ली दिल्ली, नई दिल्ली। अब गुरु उसका देखिए वो बैठा हुआ है मकर राशि में, और शनि जो बैठा है वो मीन राशि में है। मीन राशि में। अब मेरे वाले पे जाके देखो आप एक बार। मकर और मीन, शनि मीन में। हाँ जी। नहीं ये नहीं है, हाँ ये वाला। हाँ, अब मकर में अगर गुरु को बैठाते हो तो पंचम भाव पे भी दृष्टि नहीं पड़ती है, और ना पंचमेश पे पड़ रही है। गुरु आपका लग्नेश हो गया ना साथ में, देखो। है। गुरु लग्नेश हो गया आपका। हाँ, लग्नेश हो गया। यानी कि गुरु और शनि का संबंध पंचम भाव, नवम भाव, नवमेश से पंचमेश से, लग्न से संबंध। नहीं, आपने सिर्फ पंचम पंचमेश और नवम नवमेश बताया था, लग्नेश अच्छा, भी आएगा उसमें। पंचम पंचमेश नवम नवमेश। तो पर गुरु तो यहाँ पे हम बैठाएंगे तो 10वीं राशि में ना, लगन में तो दस नहीं बैठाएंगे ना।
10वीं राशि में बैठाएंगे, बिल्कुल 10 में बैठाएंगे। तो अगर 10 से बैठाते हैं तो देखो आपका ना तो मेरे पंचम से बनता है ना पंचमेश से बनता है,